और एक कॉन्टिन्यूइंग। स्पेसिफिक गारंटी का मतलब जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ली जाती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी इररिवोकेबल होती है, आप उसको रिवोक नहीं करा सकते, जबकि कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जो होती है वो रिवोकेबल होती है, लेकिन फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए। हाँ, जितने ट्रांजैक्शंस हो गए उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। ठीक, अब देखिए तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कितने तरह से करा सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका एक्सप्रेस रिवोकेशन। एक्सप्रेस रिवोकेशन का मतलब साफ साफ बोल दिया कि अब आज के बाद से मेरी गारंटी खत्म। देखिए और कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एट एनी टाइम एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। बस क्रेडिटर की नॉलेज में आपको डालना पड़ेगा। आपने क्रेडिटर को नोटिस दे दिया, क्रेडिटर की नॉलेज में डाल दिया, वहां पर आपकी गारंटी खत्म। डेथ ऑफ श्योरिटी। अब देखो अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट में पहले से इसके अगेंस्ट में कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि मतलब डेथ के बाद में क्या होगा, तो फिर उस केस में फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी की गारंटी खत्म हो जाती है। जैसे इस, हाँ, अब जैसे अगर मान लो कि मिस्टर ए ने बी से लोन लिया और सी ने बी से गारंटी ली हुई है। ठीक, और सी ने बी से गारंटी ली हुई है कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग का मतलब सी ने बी से बोला तुम्हें जितनी बार भी लोन चाहिए तुम देते रहना, मेरी गारंटी लगती रहेगी। ठीक, अब मान लीजिए 3 लोन ले लिए, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख रुपए के। ठीक, अब जब सी ने बी से गारंटी ली थी तो इस कंटिन्यूइंग गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन में लिखा हुआ था कि अगर सी की डेथ हो जाती है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सी, जो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो लीगल हायर्स हैं उनसे भी गारंटी चलती रहेगी, यानी ये गारंटी खत्म नहीं होगी। तो अब देखो इन लोगों ने जो डिसाइड किया है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है और श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस केस में जितने भी डेट्स ले चुका है उसके लिए तो बनी रहेगी, जो भी लीगल हायर्स होंगे, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके लिए ये तो पास्ट डेट्स के लिए तो बने रहेंगे, लेकिन फ्यूचर डेट्स के लिए लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इन लोगों के बीच में आपस में इसके अगेंस्ट में कुछ तय हुआ है तो फिर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो आपस में तय हुआ है, यानी ये जो टर्म्स और कंडीशंस हैं इनको। फिर इसका मतलब क्या होगा कि अगर श्योरिटी की डेथ हो भी गई है तो भी वो गारंटी चलती रहेगी। देखिए देखिए, द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेरी। इसी का मतलब हुआ कि अगर इसके अगेंस्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एज अ रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी एज रिगार्ड्स फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। क्लियर हुआ, मेरी बात समझ में आई। ये जो लाइन है ना, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेरी, ये लाइन पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मिलेगी, पार्टनरशिप एक्ट में मिलेगी, क्योंकि ये 3 एक्ट ऐसे हैं जो हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगर इसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोविजन पार्टीज ने पहले से डिसाइड किया है तो फिर जो पहले से डिसाइड किया है प्रायोरिटी उसी को ही दी जाएगी। क्लियर। अब देखिए मटेरियल ऑल्ट्रेशन। मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब अब पता चला कि सी ने बी से गारंटी ले ली ए के लोन की, अब बाद में ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें कुछ जरूरी चेंजेस करवा दिए गए। मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब कोई भी जरूरी चेंजेस करवा दिए गए और उसमें सी की कंसेंट भी ली गई, सी को पता भी नहीं है। तो जिसने आपकी गारंटी ली है अगर आप उससे छुपा करके कोई भी काम करोगे तो फिर वो लायबल थोड़ी ना होगा, तो वहां पर भी श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। देखिए, if the contract between the creditor and the principal debtor is materially altered without the consent of the surety, the contract of guarantee is revoked. Impairment of surety remedy. अब देखो, जैसे मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया, मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन है, इन्होंने 3 लाख रुपए का गोल्ड प्लेज भी किया हुआ है। प्लेज का मतलब गिरवी रखा हुआ है, ठीक, और सी ने गारंटी भी ली हुई है, यानी दो तरह से इन्होंने अपने लोन को सिक्योर्ड किया कि गोल्ड को भी रख लिया और सी से गारंटी भी ले ली, दोनों जगह से श्योरिटी इन्होंने सिक्योर्ड किया लोन को।
अब अगर मान लो कि ए ने डिफॉल्ट कर दिया, तो बी ने पैसा मांगा सी से, सी ने बोला कोई बात नहीं, सी ने पैसे दे भी दिए बी को। तो अब ये जो 3 लाख रुपए का गोल्ड रखा हुआ है बी के पास में, इस पे किसका राइट होगा? ये गोल्ड किसके पास में आ जाएगा? सी के पास में आएगा। अब तो एक तरह से देखो तो ये बेसिकली श्योरिटी की एक रेमेडी हो गई ना, कि अगर श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी तो कम से कम उसके पास में कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा कि चलो कम से कम उसके गोल्ड से हम पैसा रिकवर कर लेंगे। तो अगर क्रेडिटर ने कुछ भी ऐसा किया है जिससे श्योरिटी की अगर कोई रेमेडी है और श्योरिटी की रेमेडी को अगर कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर उस केस में श्योरिटी लायबल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? अब बिल्कुल कर सकता है, उसके पास में दोनों ऑप्शन है, वो वापस करेगा ए को, क्योंकि गोल्ड तो वो ए का है ना और लोन भी ए का है। देखिए, इम्पेयरमेंट ऑफ श्योरिटी रेमेडी, इफ एनी एक्ट ऑफ द क्रेडिटर इम्पेयर्स द रेमेडी अवेलेबल टू द श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, इट्स अमाउंट्स टू रिवोकेशन ऑफ गारंटी। और वहां पर ये जितनी भी आप पढ़ रहे हो ना कि यहां पर मटेरियल ऑल्ट्रेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ श्योरिटी रेमेडी, ये सारे रिवोकेशन जो है ये इंप्लाइड है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब तो सीधे सीधे नोटिस दे दिया। अब ये जो उसके बाद में जो कंडीशंस दी गई हैं ये सारे इंप्लाइड हैं। देखिए, हाँ, नोवेशन। अब नोवेशन का मतलब क्या होता है? कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाना। अब जब नोवेशन हम लोग ने पढ़ा था, जब कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स वाला सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था नोवेशन, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, है ना। तो नोवेशन का मतलब होता है नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाना, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो अब जब नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, व्हेन एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट आइदर बिटवीन द सेम पार्टीज और between different parties, it amounts to revocation of existing guarantee. Arrangement between principal debtor and creditor, अब सेम वही चीज है। अब अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में आपस में कोई अरेंजमेंट हो गया, कोई भी कॉम्पोजिशन हो गया, कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, अगर श्योरिटी ने गारंटी ली है और श्योरिटी बीच में पड़ा है, तो उस केस में प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है या कोई भी चेंजेस हो रहे हैं या कोई भी सेटलमेंट हो रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन श्योरिटी को देनी चाहिए। तो अब अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कुछ भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन श्योरिटी को देनी चाहिए, और अगर नहीं दी है तो उसी समय पर श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। देखिए, इफ देयर इज एनी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब आप यहां पर कॉम्प्रोमाइज से समझ सकते हो, अरेंजमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर अंडर विच द क्रेडिटर मेक्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ द डेट्स और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट ऑफ प्रोमिसेस नॉट टू स्यू हिम, द कंटिन्यूइंग गारंटी टर्मिनेट्स। अब देखना, एक चीज समझना इसको, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को और टाइम दे देता है, जैसे मान लो कि यहां पर ए ने बी से जो लोन लिया वो 2 सालों के लिए लिया था, ठीक। अब मान लीजिए 2 साल में वो पैसे नहीं चुका पाया, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को बोला कि चलो हम तुम्हें 1 साल का समय और दे रहे हैं, और इस बात की इंफॉर्मेशन श्योरिटी को नहीं दी, तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि वहां पर श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। प्रिंसिपल डेटर को और टाइम देना यह श्योरिटी के लिए अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? उसको समय और मिल जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट भी जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट तो अभी तो फिलहाल तो एक ही जिम्मेदारी है ना। अच्छी बात है, टाइम और मिल जाएगा, तो श्योरिटी के ऊपर जो सरदर्दी आनी है वो टल जाएगी, 1 साल बाद आ जाएगी। हाँ, देखो, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को और एक्स्ट्रा टाइम देता है रीपेमेंट का,
और ये श्योरिटी की नॉलेज में नहीं है, तो श्योरिटी के लिए हमेशा गलत होगा। क्यों गलत होगा? नहीं, देखो आज की तारीख, इसको प्रैक्टिकल लेवल पे समझो तो आसानी समझ में आ जाएगा। आज की तारीख में मान लो जैसे मैंने अपने फ्रेंड की गारंटी ली, मैंने उससे पूछा भाई कितने दिनों के लिए लोन ले रहा है, उसने बोला यार 3 साल के लिए ले रहा हूं। तो मुझे एक चीज ये पता है कि यार चलो 3 साल बाद मैं फ्री, 3 साल बाद मैं फ्री। अब पता चला बैंक और वो आपस में कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं, या जो भी क्रेडिटर हो वो आपस में कुछ सेटलमेंट कर रहे हो, कह करके 3 साल की बजाय 5 साल का कर दिया। अब मैं तो फंस गया ना 5 साल तक, 2 साल और बढ़ गए, अब तो मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूं। और पता चला टाइम एक्सटेंड करते रहे, वो टाइम और लेते रहे, तो पता चला मेरी तो गारंटी बढ़ती चली जा रही है, मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं। और जबकि मैं मेंटली प्रिपेयर किया था कि मैं 2 सालों में फ्री हो जाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये कहीं ना कहीं श्योरिटी के इंटरेस्ट में नहीं होगा। इस वजह से अगर वहां पर श्योरिटी की नॉलेज के बिना अगर रीपेमेंट में कोई भी टाइम देते हैं, या क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को ये प्रॉमिस करता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें स्यू नहीं करूंगा, ये हालांकि ये ऑप्शन रहता है, अभी ये आगे बताएंगे, ये ऑप्शन रहता है क्रेडिटर के पास में कि वो चाहे प्रिंसिपल डेटर को स्यू करे और चाहे ना करे, वो श्योरिटी से पैसों की डिमांड कर सकता है, बगैर स्यू किए भी डिमांड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से ही आपस में तय कर लेते हो कि मैं आपको स्यू नहीं करूंगा, ये गलत है। मेरी बात समझ में आ रही? ये गलत चीज है कि अगर आप पहले से ही अरेंजमेंट कर लेते हो कि मैं आपको स्यू नहीं, यानी एक तरीके से आप देखो तो उसको आप अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में, और अगर ये सारे अरेंजमेंट आपने किए हैं और इसकी नॉलेज श्योरिटी को नहीं है, तो फिर उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या चीज? नहीं, उसके कंसेंट के बिना आप नहीं कर सकते, और अगर उसकी कंसेंट के बिना आपने किया है तो फिर वो वहां पर श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। देखिए, लॉस ऑफ सिक्योरिटी, अभी ये मैंने एग्जांपल दिया गोल्ड वाला। अब मान लीजिए कि ए ने बी के पास में गोल्ड प्लेज किया, ठीक है, और सी ने गारंटी लेकर के रखी हुई है। पता चला बी ने गोल्ड घर में रखा हुआ था, गोल्ड चोरी हो गया। अब सी को तो ये बात पता है कि इनके पास में 3 लाख का गोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पता चला कि बी की नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से वो गोल्ड चोरी हो गया, तो वहां पर सी की भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, वहां पर फिर श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ देखिए, वो उससे क्लेम कर सकता है, क्लेम कर सकता है वो। If the creditor loses or parts which any security belonging to the principal debtor without the consent of surety, then the surety is discharged from the liability to the extent of the value of the security. Clear? देखिए, ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो प्रोविजन पढ़ा है इसी के बेसिस पे दिया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो एक बार कोशिश करिएगा, इसको घर से करके लाइएगा। हाँ, मतलब अगर उसकी जो रेमेडी है, ठीक है, उसको अगर कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है, उसके पास अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, जैसे अभी मैंने बताया कि उसने गोल्ड को गिरवी रखा हुआ है, तो क्रेडिटर के दिमाग में एक चीज ये आएगी ना कि हाँ यार चलो कम से कम कोई दिक्कत नहीं, अगर कल को मेरी लायबिलिटी बनती भी है, हमें पैसा देना भी पड़ा, तो कम से कम ये पैसा रिकवर भी तो कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा, क्या इंपॉर्टेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल। अब देखना इसको, देखो जैसे ए ने बी से लोन लिया और सी श्योरिटी है, सी ने गारंटी ली है, ठीक। अब सी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? श्योरिटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी जब ये डिफॉल्ट करेगा। लेकिन पहले जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो किसकी बनेगी? ए की। बी सबसे पहले पैसा किससे मांगेगा? ए से। और जब ए वो पैसा नहीं देगा तो फिर वो सी से क्लेम करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बी ने ए से पैसा नहीं मांगा, वो सीधे सीधे श्योरिटी के पास में आ गया। इवन श्योरिटी
क्रेडिटर को ये रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि आप एक काम करो कि आप इसको स्यू कर दो, आप इसके ऊपर केस फाइल कर दो। तो यहां पर श्योरिटी क्रेडिटर को रिक्वेस्ट तो कर सकता है, हालांकि उसकी रिक्वेस्ट को मानता है या नहीं मानता है ये मैटर नहीं करता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करता है, स्यू करना एक अलग बात है, पैसे मांगना एक अलग बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्राइमरी जो लायबिलिटी होगी वो किसकी होगी? प्रिंसिपल डेटर, यानी पहले पैसा किससे मांगा जाएगा? ए से। श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होती है। अब बिल्कुल, लेकिन वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं कर रहा है तो फिर वो श्योरिटी से पैसे ले सकता है। श्योरिटी फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आपको स्यू करना ही करना है, क्योंकि आप सीधी बात समझो, मैं स्यू क्यों करूं? जब आपने गारंटी ली हुई है, क्योंकि मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में सालों केस लड़ूंगा, पैसे भी खर्च करूंगा, तो कोर्ट के थ्रू तो पैसे मिल जाने, तो फिर मैं गारंटी के लिए बोलता ही क्यों? भाई आदमी गारंटी क्यों लेता है? लोन को सिक्योर करने के लिए, कोर्ट में जाने से बचने के लिए। और नॉर्मली बैंक्स वगैरह जो होती हैं वो वैसे भी कम अमाउंट पे सेटलमेंट कर लेती हैं, क्योंकि बैंक्स के लिए कोर्ट जाना और ज्यादा सर का दर्द है, क्रेडिटर्स के लिए कोर्ट में जाना और ज्यादा सर का दर्द है। अब आप सोचो, मुझे आपको 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, और आपके पास में पूरा राइट है कि आप मेरे से 1 लाख रुपए रिकवर कर सकते हो स्यू करके। मैंने आपको रिक्वेस्ट करी कि यार मेरे पास में पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे से 80,000 ले लो, 20,000 माफ कर दो, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा, और आपको भी पता है कि इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता हूं, लेकिन आपके पास में एक राइट टू स्यू तो है ही कि आप मेरे को स्यू कर सकते हो। तो आपके पास में बेटर ऑप्शन क्या है कि आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाने के बाद मेरे ऊपर केस करोगे, और केस करने के बाद में अब कोर्ट को भी मैं बता दूंगा कि मेरे पास 1 लाख है ही नहीं, मेरे पास तो 80,000 रुपए हैं। तो बहुत ज्यादा कोर्ट क्या करेगी? मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी, यही तो होगा, सारी एसेट्स को बेच करके कर दिया जाएगा। लेकिन मैं चुपचाप शांति से आपको, तब भी आपको 80,000 मिलेंगे, अभी भी आपको 80,000 मिले, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है? अभी ले लो, उसमें अलग से और पैसे खर्च होंगे, कोर्ट में टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी खर्च होगा, और भी तमाम तरीके के एक्सपेंसेस होंगे। तो नॉर्मली जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो बैंक्स वगैरह भी होते हैं, वो खुद ही सेटलमेंट कर लेते हैं, पहले ही सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से बी के पास में ऑप्शन है ए को स्यू करने का, लेकिन श्योरिटी फोर्स नहीं कर सकता है क्रेडिटर को कि पहले तुम स्यू करो फिर मैं पैसे दूंगा, नहीं। वो रिक्वेस्ट कर सकता है, और स्यू करना है या नहीं करना है ये क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात सबको समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं? देखिए, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटीज लायबिलिटी इज सेकेंडरी और कॉन्टिजेंट सिंस इट अराइजेज ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ principal debtors. When the principal debtors defaults, the surety's liability beings and runs coextensive with the liability of principal debtor. That is, the surety will be liable for all those sums for which the principal debtor is liable. जितने अमाउंट के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल था, उतने ही अमाउंट के लिए श्योरिटी की भी लायबिलिटी अराइज होगी, लेकिन श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होगी, बाद में होगी। नहीं तो फिर क्रेडिटर के पास में राइट है कि वो प्रिंसिपल डेटर या श्योरिटी किसी के ऊपर भी सू कर सकता है। नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, एक बार फटाफट से पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ये बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सब प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर। अब श्योरिटी के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं क्रेडिटर के अगेंस्ट में? तो अब ये देखिएगा, सबसे पहले तो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, ये अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि श्योरिटी के पास में हमेशा ये राइट होगा कि वो कभी भी, अब अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है तो जब चाहे तब उसको रिवोक करा सकता है। देखिए, श्योरिटी में रिवोक एट एनी टाइम और कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय गिविंग अ नोटिस टू द क्रेडिटर। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है
तो कंटिन्यूइंग गारंटी कभी भी लिखिएगा तो उसके साथ में यह जरूर लिखिएगा एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। इस बात को हाईलाइट करना और मेंशन करना जरूरी है कि कंटिन्यूइंग गारंटी हमेशा फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस को रिवोक कराने के लिए हो सकती है, पास्ट के ट्रांजैक्शंस को नहीं। हां, पूछा जाए या ना पूछा जाए, यह आपको अपनी तरफ से मेंशन करना है उसमें। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिखना हमेशा यही है कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। सबरोगेशन ऑफ क्रेडिटर्स राइट। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है पता है? सबरोगेशन का मतलब होता है एक की जगह पर दूसरे का आ जाना। जैसे ए ने बी से लोन लिया, ठीक, और सी ने गारंटी ली हुई है, तो ए के जो बुक ऑफ अकाउंट्स होंगे, ए के जो बुक ऑफ अकाउंट्स होंगे उसमें बी का नाम कहां लिखा होगा? क्रेडिटर में लिखा होगा, क्रेडिटर्स में लिखा होगा बी का नाम। अब ए ने डिफॉल्ट कर दिया, सी ने पैसे दे दिए बी को, तो अब क्या बी का नाम लिखा होगा? बी को तो पैसा मिल चुका है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? बी का नाम हट जाएगा, लेकिन बी की जगह किसका नाम आ जाएगा? सी का। समझ में आया? तो अब जब सी का नाम क्रेडिटर में आ गया है तो एक क्रेडिटर के पास में जितने राइट्स होते हैं वो सारे के सारे राइट सी के पास आ जाएंगे। समझ में आया? तो इसके पास ये भी राइट होता है सबरोगेशन ऑफ क्रेडिटर्स राइट। ऑन पेमेंट ऑफ अ गारंटीड डेट श्योरिटी इज सबरोगेटेड ऑल द राइट्स ऑफ क्रेडिटर। दिस मींस ऑन पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। क्लियर? देखिए सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडिटर, अब देखिए ये भी राइट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सिक्योरिटी गिवन है क्रेडिटर को, तो अगर श्योरिटी ने पैसा दिया है तो उस सिक्योरिटी पे किसका राइट होगा? श्योरिटी का राइट होगा। देखिए श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर irrespective of whether he knows the existence of such security or not। अब पता चला कि जिस समय श्योरिटी गारंटी ले रहा था उस समय उसको किसी ने बताया ही नहीं, ना प्रिंसिपल डेटर ने बताया ना क्रेडिटर ने बताया कि हमने प्लेज भी किया हुआ है, हमने कुछ सामान गिरवी भी रखा हुआ है। अब इस बात की नॉलेज नहीं है श्योरिटी को। अब जब श्योरिटी लोन को रीपे कर रहा है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर, तब श्योरिटी को कहीं से पता चलता है कि यार इसने तो प्लेज भी करवाया था, इसके पास तो सिक्योरिटी पड़ी हुई है। अब क्रेडिटर क्या कह रहा है? क्रेडिटर कह रहा है अभी तक तो आपको नहीं पता था, जिस समय आपने गारंटी ली थी उस समय तो आपको नहीं पता था कुछ सिक्योरिटी, तो अब हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक तो आपको यही लग रहा था कि ये अनसिक्योर्ड लोन है। अब आपको पता चल रहा है पैसे देते समय कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी है, तो अब क्रेडिटर कह रहा है कि ये सिक्योरिटी हम आपको नहीं देंगे, ये सिक्योरिटी हम प्रिंसिपल डेटर को दे देंगे, ये हम अपने पास में रख लेंगे, कुछ भी कह रहा है। तो उस केस में श्योरिटी को पता हो या ना पता हो, उस सिक्योरिटी पे राइट किसका है? श्योरिटी का। हाँ हाँ, तो श्योरिटी, ठीक, क्लियर? देखिए सूट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अभी मैंने आपको बताया कि सबरोगेशन बी की जगह पे किसका नाम आ गया? सी का। अब क्रेडिटर कौन बन गया? सी। तो इसका मतलब अब सी अपने पैसों को रिकवर करने के लिए प्रिंसिपल डेटर को भी स्यू कर सकता है। देखिए आफ्टर द डेट हैज बिकम ड्यू बट बिफोर पेइंग श्योरिटी मे रिक्वायर द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। इन सच केस द श्योरिटी शैल रिइंबर्स द एक्सपेंसेस ऑफ द क्रेडिटर। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पैसे मांगना एक अलग चीज है, सूट फाइल करना एक अलग चीज है। श्योरिटी क्रेडिटर को यह रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर दो। अब अगर क्रेडिटर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता है कि चलो ठीक है हम प्रिंसिपल डेटर के ऊपर स्यू कर देते हैं, तो उस केस में श्योरिटी उसको सारा एक्सपेंस रिइंबर्स करेगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। और देखिए यहां पर ये चीज लिखी भी हुई है, श्योरिटी मे वर्ड यूज हुआ है। मे का मतलब क्या? देखिए हमेशा कभी भी थ्योरी पढ़िए तो ये मे, शैल, कैन नहीं भी हो सकता। अगर शैल लिखा होता तो होना ही होना है, मे लिखा हुआ है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ये ऑप्शन है।
तो यहां पर देखिए श्योरिटी मे रिक्वायर द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। अगर शैल है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा ही होगा, ये आपको करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और अगर मे है तो हम ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो कभी भी थ्योरी पढ़ो ना तो इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ो कि तो पता चल जाए कि हाँ ये चीज ऑप्शनल है, हाँ, और अगर शैल है तो फिर इसका मतलब ये चीज कंपलसरी है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, अगर वो कैपेबल है तो वही देगा, वरना फिर पूरा पैसा ये देंगे। हाँ छोटे, हाँ बिल्कुल, जितना भी उसने, जो भी उसने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर अमाउंट दिया है, जो भी लॉफुल डेट्स उसने दिए हैं, वो सारा का सारा अमाउंट वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। अब बिल्कुल वो भी क्लेम कर सकता है। भाई अभी तो हम श्योरिटी ने क्रेडिटर को रिक्वेस्ट की, उसने उसके कहने से स्यू भी कर दिया, ठीक है, तो उस केस में प्रिंसिपल डेटर क्या करेगा, सूट फाइल करने के जो भी एक्सपेंस होंगे वो उसको देगा। लेकिन बाद में ये पैसा तो इसी वजह से हुआ ना क्योंकि प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया है, तभी तो उसके पैसे एक्सपेंस हुए, तो फिर बाद में ये पैसों को भी वो रिकवर कर सकता है। समझ में आया? राइट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो ए ने बी को स्यू किया 10,000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए की रिकवरी के लिए, बी केस हार गया, कोर्ट ने बी को ऑर्डर किया कि आपको ए को 10,000 रुपए वापस करने हैं। तो बी ने कोर्ट में बोला कि सर हमें भी 5,000 रुपए इनसे लेने हैं, और वो लीगल डेट है, लॉफुल डेट है, जिसको ए एक्नॉलेज भी कर रहा है कि हमें वाकई में ये 5,000 रुपए देने हैं। तो अगर मान लीजिए कि जिसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कॉम्पनसेशन देने का या पैसे वापस करने का या कुछ भी, तो उस केस में अगर उसके पास में राइटफुल अमाउंट है तो कोर्ट से वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोर्ट उस अमाउंट को सेट ऑफ कर दे। तो अब मान लीजिए 5,000 रुपए बी को ए से लेने थे, 10,000 रुपए देने थे, तो अब 5,000 सेट ऑफ हो गए, बचे कितने? अब बी ए को कितना देगा? 5,000। 5,000 समझ में आया? तो देखिए राइट ऑफ सेट ऑफ, ऑन बीइंग sued by the creditor the surety can rely on any set off or counter claim which the debtor has against the creditor। अब जैसे अगर मान लो कि यहां पर ए ने बी से लोन लिया और सी ने गारंटी लेकर के रखी हुई है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन था, ठीक है। अब ए ने भी ए के पास में क्लेम है, यानी कि प्रिंसिपल डेटर के पास में क्लेम है क्रेडिटर के अगेंस्ट में 50,000 रुपए का, और पैसा कौन चुका रहा है? अब श्योरिटी। तो श्योरिटी क्रेडिटर को बोल सकता है कि देखो 50,000 रुपए उसको भी तुमसे रिकवर करने थे और 2 लाख देने थे, तो ये 50,000 का अमाउंट सेट ऑफ करो। तो अब श्योरिटी क्रेडिटर को कितना देगा? 1.5 लाख रुपए। मेरी बात समझ में आई? क्लियर सबको? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? हाँ, फिर सी ए से 1.5 लाख रुपए रिकवर करेगा बस। राइट टू इक्विटीज। राइट टू इक्विटीज का मतलब जितने भी अधिकार क्रेडिटर के पास में थे वो सारे के सारे अधिकार अब किसके पास में आ जाएंगे? श्योरिटी के पास में। देखिए, ऑन पेमेंट ऑफ डेट द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू ऑल इक्विटीज विच द क्रेडिटर कुड हैव इन्फोर्स्ड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम। बिल्कुल जितने भी राइट्स क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में इन्फोर्स करा सकता था, वो सारे के सारे राइट्स चले आएंगे श्योरिटी के पास में। अब श्योरिटी उन सारे राइट्स को उसके अगेंस्ट में इन्फोर्स करा सकता है। इन केस ऑफ फिडिलिटी गारंटी। अब फिडिलिटी गारंटी का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑनेस्टी की गारंटी। जब ये एम्प्लॉयमेंट में होता है कि किसी ने किसी को जॉब पे रखा हो, किसी ने उसकी गारंटी ली हुई है, ठीक है। Surety can call up the creditor or employer to dismiss the employee whose honesty was guaranteed in case of proven dishonesty of such person। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि मैंने किसी की गारंटी ली और मेरे कहने पे किसी ने मिस्टर एक्स को जॉब पे रखा, अब पता चल गया है कि मिस्टर एक्स डिसऑनेस्ट पर्सन है, तो मैं वहां पर उससे बोल सकता हूं एम्प्लॉयर से कि यार देखो ये डिसऑनेस्ट पर्सन है, इसको हटाओ, अब आज से मेरी गारंटी खत्म। तो वहां पर जो श्योरिटी है वो एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकता है उसको हटाने के लिए।
यहां तक क्लियर? अब आगे देखो, क्या चीज? हाँ, एक बार फिर से पूछो, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, अर्णव ने प्रकाश की गारंटी ली, ठीक है, उसने, यानी भानु हो गया क्रेडिटर, भानु की कंपनी है, ठीक है। हाँ, तो भानु हो गया आपके क्रेडिटर। हाँ, ठीक है। भानु नहीं, भानु तो एम्प्लॉय, अरे प्रकाश, हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ। हम्म, नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उसने तो गारंटी केवल ली है ना भाई। जिसने गारंटी ली है, जिसने गारंटी ली है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अर्णव ने प्रकाश की गारंटी ली और दोनों लोग एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो जो कंपनी के ओनर हैं जिसने डिसऑनेस्टी करी होगी उसी को तो निकालेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से कंपनी को कोई भी नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई वो अर्णव से, अर्णव जो कि श्योरिटी है, अर्णव से कर सकता है। समझ में आई मेरी बात? हाँ, कल एक हम लोगों ने एग्जाम्पल भी ऐसा किया था कि जिसमें उसने गलत काम किया था, है ना, और उसको पता चल गया था। देखिए आगे, देखिए, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटीज। देखो कभी भी एक को वर्ड आ जाए ना, जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा ज्वाइंट प्रोमिसर, ज्वाइंट प्रोमिसर पढ़ा था, ज्वाइंट प्रोमिसी पढ़ा था, फिर उसके बाद में उसी तरीके से जहां पर ये को श्योरिटी, अब जैसे जहां पर कुछ लोग मिल करके कुछ करते हैं, तो अब जैसे ज्वाइंट प्रोमिसर में मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि जैसे ए, बी और सी, इन तीन लोगों ने मिलकर के डी को कोई प्रॉमिस किया, ठीक है, तो ये हो गए प्रोमिसर और ये हो गए प्रोमिसी। तो यहां पर कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें ए, बी, सी, डी को प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, एक ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इंप्लाइड, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर एक से ज्यादा लोग मिल करके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उनके आपस के बीच में भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब जैसे को श्योरिटीज के बारे में बोला गया है, तो को श्योरिटीज का मतलब क्या हो गया? ए ने बी से लोन लिया, सी, डी, ई, इन तीन लोगों ने मिल करके बी से गारंटी लिया, तो ये तीनों क्या हो गए? को श्योरिटीज। अब जैसे मान लो, हाँ हाँ, ठीक, अब देखो, अब जैसे मान लो सी, डी, ई, इन तीन लोगों ने गारंटी ली। अब जैसे बैंक वगैरह से लोन लेने जाओ तो फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में गारंटर के साइन होते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो कि जो बी है उसने ए को फॉर्म दिया और ए से बोला कि भाई इस फॉर्म में सी, डी, ई, इन तीनों के साइन करा ला, ठीक है, तो मैं तेरे को तुरंत के तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। ए ने बोला ठीक है। अब ए सी के पास में गया, सी ने देखा कि को श्योरिटीज है, हम भी हैं, मेरे साथ में डी भी और ई भी है, तो उसने ए से कंफर्म किया कि तीन लोग गारंटी ले रहे हैं, उसने बोला हाँ तीन लोग गारंटी, आप हो, डी है और ई है, उसने बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सी ने साइन कर दिया। डी के पास में ए पहुंचा, डी ने देखा तीन लोग हैं, सी के भी साइन है, डी ने बोला ठीक, डी ने भी साइन कर दिया। अब ये ई के पास में पहुंचा और ई के पास में पहुंचा, लेकिन ई मिला नहीं। अब जब ई मिला नहीं तो ए को पैसे की जल्दी थी, ए ऐसे ही फॉर्म लेकर के बी के पास में चला गया। अब इसने बी को कुछ नहीं बोला, ना बी ने इससे कुछ पूछा, बी ने बस जल्दी जल्दी फॉर्म देखा, उसने देखा कि हाँ यार सी के भी साइन, डी के भी साइन, उसने ई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसने दो के साइन देखे और कर दिया। अब उसने लोन भी दे दिया ए को। अब ए को तो पता था कि सी ने गारंटी नहीं ली है, ए पैसे लेकर के 9 2 11। अब
मिस्टर बी सी के पास में आए, सॉरी हाँ सी के पास में आए, सी से बोला कि पैसे आपने गारंटी ली हुई है। सी को यह बात कहीं से पता चल गई कि इन्हें गारंटी नहीं ली थी, तो सी के पास में पूरा राइट है कि वो बी से बोल सकता है कि देखो इसमें 3 को श्योरिटीज थे, 2 के सिग्नेचर हैं, एक ने नहीं किया है, तो यहां पर हमारी कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। मेरी बात समझ में आई? तो को श्योरिटीज के केस में जितने भी को श्योरिटीज हैं सबके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर उसमें किसी एक ने पहले साइन कर दिया है तो उसके साइन की तब तक वैल्यू नहीं होगी जब तक बाकी के दोनों लोग साइन नहीं कर देते। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो किसी का भी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी मेंटली प्रिपेयर है कि अकेले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पता चला बाद में केवल हम दो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई ना। तो ये चीज है, समझ में आई मेरी बात? देखिए क्या तब तो वो कहते ही कि भाई पैसे वो देने ही पड़ेंगे। अगर अब मान लो कि बी ने सी से पैसे मांगे और मान लो ई ने भी गारंटी दी हुई है, ठीक है, बी ने केवल सी से पैसे मांगे, तो क्या वो किसी एक को कंपेल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हां, लेकिन सी क्या करेगा? अब जैसे मान लो 3 लाख का लोन था, तो इसने बी ने सी से पैसे मांगे, सी क्या करेगा? 1 लाख खुद मिलाएगा, 1 लाख डी से लेगा, 1 लाख ई से लेगा, मिला करके 3 लाख रुपए दे देगा। यही तो हम लोगों ने ज्वाइंट प्रोमिसर में भी पढ़ा था, है ना? देखो, राइट टू डिमांड इक्वल कंट्रीब्यूशन। और हां, अगर इसके अगेंस्ट में कुछ अलग प्रोविजन है, अब इसके अगेंस्ट में अलग प्रोविजन क्या है? जैसे 3 लाख की गारंटी थी, तो सी के लिए बोला गया कि सी 2 लाख की गारंटी लेगा, डी 60,000 की लेंगे और ई 40,000 की लेंगे। तो जिसने जितने अमाउंट की गारंटी ली है उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, ईच श्योरिटी इज लायबल and can demand from his co-sureties equal contribution for the discharge of the whole debt or part of the debt that remains unpaid by the debtor. Clear सबको? कोई डाउट तो नहीं? आगे देखिए, right to contribute only agreed sum. अब ठीक उसी का उल्टा जो मैंने आपको बताया, जितने अमाउंट की गारंटी के लिए हम एग्री कर रहे थे, हमने शुरुआत में बता दिया था भाई मेरी केवल 50,000 रुपए की गारंटी लगेगी, तो फिर सामने वाला मेरे से कितने पैसे ले सकता है? केवल 50,000 रुपए। Co-sureties bound in different sums shall pay equally up to the limits of their respective obligations. क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए एक बार, देखिए समझ में आ रहा है? क्लियर सबको? क्या बी अपनी लायबिलिटी से बच सकता है? देखो, मिस्टर डी वॉज in urgent need of money amounting rupees 5 lakh. He asked Mr. for the money. Mr. lent the money on the sureties A, B and N without any contract between them in case of default of in repayment of money by D to K. यहाँ पर K होगा, यहाँ पर Mr. K आएगा. D makes default in payment. B refused to contribute. Examine whether can B can escape liability. No. अब अगर उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो इंप्लाइड है ना कि सबको इक्वली कंट्रीब्यूशन करना है। तो अब अगर उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं तो 5 लाख रुपए के लिए ए, बी और एन ये लोग इक्वली कंट्रीब्यूट होंगे। यहां पर बी कैन नॉट escape
फ्रॉम हिज लायबिलिटी। समझ में आया? तो यहां पर हम कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल करेंगे? सेक्शन 147। मिस्टर डी और मिस्टर, अगर मिस्टर डी और मिस्टर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब मिस्टर के ने मिस्टर डी को लोन दिया ही नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तो लोन का ही है ना, इसका मतलब फिर तो कुछ होगा ही नहीं। आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी की लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी? या तो प्रिंसिपल डेटर पैसे दे देगा, या तो प्रिंसिपल डेटर पैसे दे देगा, या क्रेडिटर कुछ ऐसा काम करेगा। अभी ऊपर पढ़ करके आए ना कि उसने कुछ भी ऐसा काम किया तो वहां पर श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। या तो क्रेडिटर ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो रही है, और या जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वही इनवैलिड है, तो फिर उस सिचुएशन में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए, a surety is said to be discharged when his liability comes to an end. The various mode of his discharge: revocation, invalidation of contract और conduct of creditor. आगे देखिए, गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट इज इनवैलिड। ऑब्वियसली, बिल्कुल यस। अगर आप मटेरियल फैक्ट को छुपा रहे हैं, श्योरिटी से अगर कोई भी बात छुपा रहे हैं, तो फिर उस केस में इनवैलिड। जैसे कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि मिस्टर एक्स के यहां एक एम्प्लॉय काम करता था, वो पहले चोरी कर चुका था। अब उसको जब हटाने की बारी आई तो मिस्टर वाई ने उसकी गारंटी ले ली, लेकिन उन्होंने, एम्प्लॉयर ने यह नहीं बताया कि यह पहले चोरी कर चुका है। हाँ, समझे? तो किसी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को अगर आप श्योरिटी से छुपा रहे हैं तो फिर श्योरिटी लायबल नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर आपने गारंटी ऑब्टेन करी है, श्योरिटी की गारंटी ली है, तो फिर वो गारंटी कभी भी वैलिड नहीं होगी। छुपाना। गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर रिलेटिंग टू मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड। कंसीलमेंट, guarantee obtained by creditor by means of silence as to some material circumstances as to contract is invalid। जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, क्या साइलेंस को फ्रॉड माना जा सकता है? सबसे पहले प्रोविजन फॉलो करते हैं, साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शन के केस में माना जा सकता है। तो उसी तरीके से जो कंसीलमेंट है, कंसीलमेंट का मतलब क्या हुआ? साइलेंट हुआ, किसी बात को छुपाना, यानी कि हम चुप हैं। तो अगर आप चुप हो, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर के अगर आप चुप हो, जहां पर बताना आपकी ड्यूटी बनती है, तो भी अगर आप नहीं बता रहे हो, तो वहां पर भले ही आप साइलेंट हो, लेकिन वहां पर फिर जो आपने गारंटी ली है वो गलत ली है। देखिए, फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन श्योरिटी, सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि पता चला मैंने तो गारंटी ले ली, लेकिन को श्योरिटी ने ज्वाइन ही नहीं किया। okay. When a contract of guarantee provides that a creditor shall not act on it until another person has joined in it as a co-surety, the guarantee is not valid of that other person does not join. क्लियर सबको? फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, एक चीज ये बता दो, श्योरिटी क्रेडिटर से जो गारंटी ले रहा है, तो श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन क्या होगी? शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही। जो प्रिंसिपल डेटर को लोन मिल रहा है वही उसके लिए कंसीडरेशन है। तो फेलियर ऑफ कंसीडरेशन का मतलब, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई कंसीडरेशन है ही नहीं, उसने लोन ही नहीं दिया। अब जब लोन नहीं दिया तो वहां पर गारंटी का भी कोई मतलब नहीं होता। वेयर देयर इज नो कंसीडरेशन बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दो तरह से पूछा जा सकता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, या रिलीज बाय क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ को श्योरिटी डिस्चार्ज द अदर श्योरिटीज। कमेंट।
देखो एग्जाम्पल कोट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पूरी कोशिश करिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देने के लिए। मैं भी कोशिश करता हूं कि हर प्रोविजन के साथ में आपको एग्जाम्पल दूं, मॉड्यूल में भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, आपने पढ़े भी केस लॉ बहुत हैं, तो जितने एग्जाम्पल कोट करोगे उतना अच्छा होता है। जैसे कई बार होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, आप फंस गए, मान लो, देखो होता है एग्जाम में कई क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आप फंस जाओ। आपने मेन प्रोविजन तो लिख दिया 3-4 लाइनों में, लेकिन आप उसको और एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हो और आप उसको बढ़ा नहीं पा रहे हो, आपको सब्जेक्ट मैटर याद नहीं आ रहा, समय कम है, तो आपने बना करके उसमें एक एग्जाम्पल कोट कर दिया, वो ठीक है, लेकिन केवल एग्जाम्पल लिख करके आओगे तो कोई फायदा नहीं है, प्रोविजन के साथ में एग्जाम्पल चल जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए लगभग सारे पॉइंट्स मिलते जुलते हैं जो अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं। अब देखिए डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिसकी वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में बगैर श्योरिटी की कंसेंट लिए बिना अगर कुछ भी मटेरियल चेंजेस करता है तो वहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। एक बार इसका एग्जांपल पढ़ो, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़ करके आए हैं। loses a sum of money, समझ में आया, क्लियर हुआ? क्या क्या चीज? हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए होगा भाई। अगर जैसे मान लो कि श्योरिटी गारंटी ले रहा है, तो श्योरिटी को आज की हकीकत पूरी पता है ना, कि आज की डेट में क्या सिचुएशन है, हम किस सिचुएशन में गारंटी ले रहे हैं। कल को प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर उस सिचुएशन को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो कम से कम श्योरिटी को बताना तो चाहिए। अब श्योरिटी कोई नॉलेज में तो है नहीं, तो फिर उस सिचुएशन में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, और साथ में यहां पर सैलरी तो बढ़ा ही रहा है, साथ में एक लायबिलिटी और भी तो बढ़ा रहा है, ही शैल बी लायबल फॉर 1/4 ऑफ द लॉसेस ऑन ओवरड्राफ्ट। कि अगर ओवरड्राफ्ट में कोई भी लॉस हुआ तो उसकी 1/4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? अगर उसने डिफॉल्ट किया तो जो श्योरिटी होगा वो फंसेगा ना, तो श्योरिटी की भी तो लायबिलिटी एक्सटेंड हो रही है, उसको बताया भी नहीं है। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ये भी अभी हम लोग पॉइंट पढ़ करके आए हैं कि अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया कि जाओ तुम्हारा लोन माफ, या उसने उससे सेटलमेंट कर लिया कि हम तुम्हें स्यू नहीं करेंगे, तो फिर उस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। इसका भी एक एग्जांपल पढ़ लिया, बिल्कुल वैसे ही है। समझ आया? नहीं आया? देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर ए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिक्स प्राइस पे एक हाउस बिल्ड करने का और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर, अब बी ने जो जरूरी लकड़ियां थी वो सप्लाई करी। सी गारंटीज इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब सी ने गारंटी लेकर के रखी हुई है ए की परफॉर्मेंस की। अब बी फेल्स टू सप्लाई टिम्बर, सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी शिप। अब वहां पर जब उसने
सप्लाई नहीं करी, बी फेल्स टू सप्लाई टिम्बर, जब उसने सप्लाई नहीं करी तो फिर किस बात की गारंटी बनेगी? तो वहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ हाँ, देखो ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, घर बनवाने का, और बी को सप्लाई करनी थी नेसेसरी टिम्बर, और सी ने ए की परफॉर्मेंस की गारंटी ली थी कि भाई ए एक नंबर परफॉर्मेंस करेगा। अब जब बी टिम्बर ही सप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर कोई उसकी गारंटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल। अगर अब जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे इसको ऐसे समझिएगा, हाँ, और मैंने सीडी प्रोवाइड नहीं करी, अब जब मैं खुद ही उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं तो वो कहां से परफॉर्म करेगा? मेरी बात समझ में आई? आगे देखिए सेक्शन 135, कंपाउंडिंग विद प्रिंसिपल। कंपाउंडिंग का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना। देखिए, श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच ऑफ क्रेडिटर मेक्स अ कॉम्पोजिशन विद प्रिंसिपल डेटर, जहां पर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या क्रेडिटर एग्रीज टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, ये भी बता चुके हैं अभी पास्ट में, या क्रेडिटर अग्रीज नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल, ये भी बता चुके हैं। अगर ये तीनों अरेंजमेंट हो रहे हैं बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर तो वहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बट वेयर द श्योरिटी एसेंट्स टू सच कॉन्ट्रैक्ट ही इज नॉट। आपको जो कुछ भी करना बता करके करो, कोई दिक्कत, आप ये सारे काम करो, कॉम्प्रोमाइज भी करो, स्यू भी मत करो, कुछ भी करो, लेकिन सारे काम श्योरिटी को बता करके। हाँ, और अगर श्योरिटी ने अपनी कंसेंट दे दी है तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। हाँ, देखो यार, बीइंग अ टीचर गलत बातें मेरे मुंह से मत निकलवाया करो, ठीक है? पाप लगेगा, भगवान भी हमको पाप देंगे। लेकिन एक बार फिर भी देखो, सेक्शन के लिए परेशान मत हो। सेक्शन को याद करने का केवल और केवल एक तरीका है कि जब भी आप प्रोविजन पढ़ो, जब भी आप रिवीजन करो, सेक्शन के साथ में रिवीजन करो। केवल अगर ये सोचोगे ना कि केवल हम अकेले सेक्शन, सेपरेटली सेक्शन याद कर लो, कभी याद नहीं होंगे। दूसरी चीज, अभी फाउंडेशन लेवल है, फाउंडेशन लेवल में थोड़ा सा इतनी, मतलब देखो, लॉ ऑफ फाउंडेशन का स्टूडेंट जिंदगी में पहली बार कानून पढ़ रहा है। उसने आज तक अपनी लाइफ में कानून केवल सुना है फिल्मों में, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून अंधा होता है, ये 2-3 डायलॉग सुने, लेकिन एग्जैक्टली कानून होता कैसे है, कानून को मोतियाबिंद है, कानून को सुनाई भी नहीं पड़ता, ये सारी चीजें उसको नहीं पता है। आप पहली बार कानून पढ़ रहे हो, तो आईसीआई क्या करता है कि फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से इतनी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेकर के नहीं चलता है। सेक्शन नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, और सेक्शन को लेकर के प्रेशर मत क्रिएट करना कि सेक्शन याद नहीं हो रहा, तुम्हें टेंशन हो रही है, ये सारी चीजें। प्रोविजन याद रखो, उतना बहुत है। अगर केवल प्रोविजन भी लिख करके आए ना, और अच्छे से लिख करके आए हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सोच समझ करके सॉल्व किए, एक भी सेक्शन कोट नहीं किया, तो भी मैं बताता हूं 70-75 नंबर आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सेक्शन ना लिखने की वजह से आप फेल हो गए या नंबर कम आए। सीए इंटर में कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ, सीए इंटर तक स्टूडेंट मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको लॉ को पढ़ने का तरीका समझ में आता है। तो सीए इंटर में सेक्शंस आपको याद रहेंगे, परेशान मत हो। तो लेकिन सेक्शंस लिखने तभी चाहिए जब 100% नहीं 200% कॉन्फिडेंट हो। हाँ, मतलब सेक्शंस में ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके कुछ भी लिख दिया, वो फिर गड़बड़ है, वहां पर सारा लिखा लिखाया भी सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बार फटाफट से इसका एग्जांपल पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है। क्लियर? देखो, क्लियर सबको? आगे बढ़े। अब देखो, फोर्थ, इंपेयरमेंट ऑफ श्योरिटीज एवेंचुअल रेमेडी, ये भी हम लोग पढ़ करके पीछे आए हैं।
कि अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है जिससे जो भी श्योरिटीज की रेमेडी है अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो फिर उस केस में लाइबिलिटी, श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल एक बार इसका ही पढ़िए। समझ में आया? घोटाला करना। देखो यहां पर क्या हुआ, डी ने जे को एज अ अप्रेंटिस अपॉइंट किया, ट्रेनी अपॉइंट किया, ठीक है, और सी ने उसकी गारंटी ली थी। अच्छा, डी ने जब सी गारंटी ले रहा था तो डी ने सी को एक और प्रॉमिस किया था कि वो पहले 1 हफ्ते तक देखेगा और देखने के बाद में उसको कैश का काम देगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने इस बात गलती कर दी और उसने डायरेक्टली काम कैश का दे दिया। उसको लगा इसने तो गारंटी ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं, और उसने घोटाला कर दिया, उसने पैसों का गबन कर दिया। तो फिर उस केस में लायबिलिटी सी की नहीं अराइज होगी, क्योंकि जब उसने कहा था कि 1 महीने में देखूंगा पहले, उसने पहले ही उसको पकड़ा दिया काम, तो फिर उस केस में सी की लायबिलिटी नहीं होगी। समझ में आया? आगे देखिए, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। लॉस ऑफ सिक्योरिटी पे भी मैंने आपको बताया कि अगर सिक्योरिटी जो भी चीजों को प्लेज किया हुआ है वो खो जाती है। इसका भी एग्जांपल एक बार पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है? डिक्री का मतलब होता है डिसीजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के डिसीजन की वजह से। देखो, सी हु एडवांस टू बी इज सिक्योर्ड बाय अ डिक्री। डिक्री का मतलब कोर्ट के डिसीजन की वजह से वो सिक्योर्ड था। रिसीव्स अ गारंटी फॉर दैट एडवांस फ्रॉम ए। सी लेटर टेक्स बीज गुड्स C letter takes B's goods in execution under the decree and then without A's knowledge withdraws the execution. A is discharged. अब देखो यहां पर क्या हो रहा था, C ने B को एडवांस दिया, ठीक है, ये सिक्योर्ड एडवांस था। क्यों? क्योंकि ये बाय डिसीजन ऑफ कोर्ट था। अब यहां पर दैट एडवांस फ्रॉम ए रिसीव्स अ गारंटी। हां, अब यहां पर मिस्टर ए ने गारंटी भी ली हुई थी सी से। अब सी लेटर बीज गुड्स इन एग्जीक्यूशन अंडर द डिक्री। अब यहां पर इन्होंने क्या किया कि इनके गुड्स को बेच दिया, और जब इनके गुड्स को बेचा तो यहां पर भाई इनकी ए को पता ही नहीं है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो ए की नॉलेज में नहीं है या उससे एक उसकी वजह से ए को नुकसान हो सकता है, तो फिर उस केस में ए लायबल नहीं होगा। समझ में आया? देखो पूरी कहानी का बेस, पॉइंट्स अलग अलग हैं लेकिन सारी समरी एक ही है कि अगर श्योरिटी को नॉलेज नहीं है, अगर श्योरिटी के नॉलेज में बिना आप कोई भी काम करते हो तो फिर श्योरिटी उस केस में डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखो, हाउएवर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग सरकम। अब इन सारे केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अब देखो, अ एग्रीमेंट विद थर्ड पार्टी टू ग्रांट टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। अब देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को सरप्लस टाइम दे देता है, एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, तो फिर वहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम किसकी वजह से मिल रहा है? थर्ड पार्टी के साथ में एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से। जैसे
When the creditor makes an agreement with the third person to grant time to principal debtor, the surety is not discharged. अगर थर्ड पार्टी के साथ में एग्रीमेंट हुआ है क्रेडिटर का और उस एग्रीमेंट की वजह से अगर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है तो फिर वहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे देखो, मिस्टर एफ होल्डिंग एन ओवर ड्यू बिल ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी and accepted by B, contracts with Z to grant time to B for its payment, A is not discharged। एग्जाम्पल थोड़ा सा कैलकुलेटेड है, मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज वैसे भी अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं पड़ा है तो समझने में दिक्कत होगी। अच्छा, उसमें चल रहा है, चलो अच्छा ठीक है। अब जैसे अगर मान लो, चलो अच्छा इसी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ होल्डर ऑफ बिल है, एफ होल्डिंग एन ओवर ड्यू बिल, ड्रॉ किसने किया है? ए क्या हो गए? ड्रॉर, ए ड्रॉर हो गए। लेकिन ए ने ड्रॉर जो किया है वो एज अ श्योरिटी, तो ए क्या हो गए? श्योरिटी। लेकिन इन्होंने किसके लिए किया है? बी के लिए, बी के लिए किया है, ठीक। अब बी क्या हो गए? प्रिंसिपल डेटर, एफ क्या हो गए? क्रेडिटर, और श्योरिटी हो गए ए। समझ में आया? अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट विद जेड टू ग्रांट टाइम टू बी फॉर इट्स पेमेंट। अब एफ जो है जेड से एग्रीमेंट कर रहा है और जेड ने एफ से बोला कि भाई इसको और टाइम दे दो, इसको और टाइम दे दो, और टाइम दे दो। तो यहां पर अब मान लीजिए कि अगर ये थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट हो रहा है, उसकी वजह से अगर इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है तो वहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। क्या नहीं? लायबिलिटी तो बनी रहेगी। देखो वहां उसमें और इसमें फर्क क्या है? वहां पर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में सेटलमेंट कर रहे थे। किस बात का सेटलमेंट कर रहे थे? चलो तुम्हें हम एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। यहां पर दोनों के बीच में आपस में कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है, यहां पे थर्ड पार्टी की वजह से एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब जैसे सपोज करो, इसका बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपसे लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, उसकी गारंटी इन्होंने ली हुई है। अब मुझे आपको आज 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक, और मुझे इनसे 1 लाख रुपए लेने हैं, मुझे इनसे 1 लाख रुपए लेने हैं। तो मैंने ये सोचा कि इनसे 1 लाख लेंगे और आपको दे देंगे। लेकिन अब इन्होंने हमसे बोला कि 2 दिन का टाइम जो है वो और लगेगा, 2 दिन में हम पक्का 1 लाख रुपए दे देंगे। अब मैंने आपको बोला, अब मैंने इनसे बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ में बैंक चलो और बैंक में चल करके मैनेजर को बोल देना। अब ये मेरे साथ में बैंक का, इन्होंने आपको बोला कि सर हमें इनको 1 लाख रुपए देने हैं और इनको आपको 1 लाख देने हैं, तो ये मैं 2 दिनों के अंदर पैसे दे दूंगा। तो आपने क्या बोला? चलो भाई ठीक है, 2 दिन का। तो आप एक थर्ड पार्टी की वजह से आप हमको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, यहां पर ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें श्योरिटी की लायबिलिटी एक्सटेंड नहीं हो रही है। लेकिन अगर छुपा करके मैं और आप आपस में सेटलमेंट करके कर रहे हैं, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आया? देखिए, और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए इस तरीके के, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का आ गया या इस तरीके का आ गया, तो उसमें समझने के लिए एक ये चार्ट बना लो उस क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है आपका। तो इससे अच्छा क्या करो, साइड में एक रफ वर्क की लाइन खींच लो और उसमें पूरे क्वेश्चन को एक चार्ट में कन्वर्ट कर लो। तो उससे बार बार तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन श्योरिटी है, कौन प्रिंसिपल डेटर है और कौन क्रेडिटर है। और फिर बाद में उसको क्रॉस कर दो, वरना ऐसे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होती है जिसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और देखो, एक बहुत टेक्निकल चीज बता रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जैसे कभी कभी लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं लॉ के, और उनको समझने में, कभी याद करने में दिक्कत होती है, तो उसमें जैसे बीच बीच में कई सारे कॉमे लगे रहते हैं, है ना, तो अब उसमें ध्यान नहीं रहता
कि किसको कहां। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो एफ लिखा हुआ है, एफ के आगे कॉमा लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग एन ओवर ड्यू बिल ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी, फिर कॉमा, एंड एक्सेप्टेड बाय बी, फिर कॉमा, कॉन्ट्रैक्ट विद जेड टू ग्रांट टाइम टू बी फॉर इट्स पेमेंट, अब फुल स्टॉप। लंबा सेंटेंस हो गया, अब इसको याद करने में ही दिक्कत हो रही है। अब समझो, यहां से लेकर के यहां कॉमा स्टार्ट हुआ है और आखिरी कॉमा कहां लगा हुआ है, यहां। तो अब अगर यहां नहीं, लास्ट वाला, अब इस पूरे उसको छुपा दो, अब पूरा पढ़ो, इसको छुपा दिया, अब पूरा पढ़ो, एफ कॉन्ट्रैक्ट विद जेड टू ग्रांट टाइम टू बी फॉर इट्स पेमेंट। समझ में आया? ये जो कॉमे के बीच में जो लिखा रहता है ना, ये अपने पिछले वाले शब्द को एक्सप्लेन करता है। अब यहां पर क्या बता रहा है, एफ, तो एफ कौन है, एफ का इंट्रोडक्शन दे रहा है, होल्डिंग एन ओवर ड्यू बिल, यानी वो होल्ड कर रहा है। अब ड्रॉ किसने किया है, ए ने, कैसे किया है, एज अ श्योरिटी फॉर बी, और एक्सेप्ट भी किसने किया, बी ने किया, कॉन्ट्रैक्ट विद जेड। अब यहां पर पता चला स्टूडेंट अगर एक साथ पढ़ लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा किसने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन अगर बीच वाला पोर्शन आप छुपा दोगे, फिर पढ़ोगे एक कॉन्ट्रैक्ट विद जेड, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। तो जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं उसमें जब कॉमा कई सारी जगह पर हो, तो वो कॉमा इसी वजह से लगाया जाता है, एक चीज जो कॉमे के बीच में जो है, जो लिखा हुआ है, वो अपने पिछले वाले वर्ड को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे मी कॉमा प्रतीक श्रीवास्तव कॉमा, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रतीक श्रीवास्तव है ये मी को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी मी का मतलब यहां पर है प्रतीक श्रीवास्तव से। समझ में आई मेरी बात? क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू सू। अब देखो, मैंने आपसे बोला पैसे मांगना एक अलग चीज है, सूट फाइल करना एक अलग चीज है। क्रेडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रिंसिपल डेटर से पहले पैसे मांगे, और जब वो पैसे नहीं देता है, डिफॉल्ट करता है, तब वो श्योरिटी दिलेगा। लेकिन अगर वो स्यू नहीं कर रहा है प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, तो वो स्यू नहीं कर रहा है, इस वजह से श्योरिटी की लायबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होती है। देखिए, mere forbearance on the part of creditor to sue principal debtor or to enforce any remedy against him does not discharge surety. एग्जाम्पल एक बार पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे देखो, रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी, ये भी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि अगर एक को श्योरिटी को रिलीज भी कर दिया तो बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन अभी मैंने बताया उन तीनों के बीच में आपस में इंप्लाइड होता है, तो भले ही उसने माफ कर दिया हो क्रेडिटर ने, भले ही क्रेडिटर ने श्योरिटी को रिलीज कर दिया हो, लेकिन वो दूसरे को श्योरिटीज के लिए तो लायबल होगा ना। देखिए, व्हेन देयर आर को श्योरिटीज, release of one of them by creditor does not discharge the other sureties. Also, it does not free the surety so released from his responsibility towards other co-sureties. अब जैसे A, B, C इन तीन लोगों ने मिलकर के D से गारंटी ली है, ये तीनों श्योरिटी हैं और ये क्रेडिटर हैं। D ने C को बोला कि यार तुम परेशान ना हो, तुम्हारे ऊपर सू नहीं करेंगे, जान पहचान निकल आई पुरानी, उनको कहा ठीक है तुम्हें सू नहीं करेंगे, ना तुमसे कोई डिमांड करेंगे। डी ने पैसा मांग लिया ए से पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। डी ने सी को माफ किया है ना, ए ने थोड़े ना किया है, तो ए के पास में राइट है कि वो सी से इक्वल कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकता है। क्लियर? अब देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, और साथ में इसका आंसर भी दिया हुआ है। ये अभी जो हम लोग पढ़ करके आए हैं ये उसी से ही रिलेटेड है।